हेलो एंड वेलकम टू करियर प्लस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट ड्यूरिंग मॉडर्न फेज, यानी मॉडर्न इंडिया में डिप्रेस्ड क्लासेस के जो मूवमेंट्स होंगे वो किस तरह से इवॉल्व होंगे और उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो देखिए 1850 ऑनवर्ड्स अगर हम इंडिया में देखें तो बहुत सारे सोशल चैलेंजेस थे, बहुत सारी सोशल इवल्स थी। इनमें एक देखने को मिलेगी, वो थी पोजीशन ऑफ वीमेन। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सोशल चैलेंज जो हमारे सामने था, दैट वाज सब्जुगेशन ऑफ सर्टेन सेक्शंस फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। दे वर टर्म्ड एज डिप्रेस्ड क्लासेस और शूद्रास। तो हमें देखने को मिलेगा कि एंशिएंट टाइम से ही हमारे समाज के कुछ सेक्शन को किसी और सेक्शन ने सब्जुगेट अपने अधीन रखा था। ठीक है, तो बहुत पुराने समय से ऐसा होता आ रहा था। और जिन सेक्शंस ने उसको सब्जुगेट किया था तो वो हो गए हायर सेक्शंस हिंदू धर्म में, जिस तरह ब्राह्मण हो गए, और जो सब्जुगेट हुए थे वो हो गए डिप्रेस्ड क्लासेस यानी शूद्र देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है, तो डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट जो है ये सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो जाएंगे और ये प्राइमरीली इंडिया में दो पार्ट्स में देखने को मिलेंगी। एक है वेस्टर्न इंडिया और दूसरा सदर्न इंडिया। तो वेस्टर्न इंडिया में सबसे पहले जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट को स्टार्ट किया वो हैं ज्योतिबा फुले, जिनका पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंद राव फुले। तो देखिए ज्योतिबा फुले के बारे में हम पढ़ेंगे, जिन्हें कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपना गुरु भी मानते हैं। तो देखिए ज्योतिबा फुले क्या करते हैं, पहले इनके बारे में जान लीजिए। दैट ही वॉज बॉर्न इन ए माली फैमिली, लेकिन एक पुअर गरीब माली परिवार में ये पैदा हुए थे। ठीक है, ज्योतिबा फुले की अगर हम बात करें, जिन्हें पॉपुलरली हम ज्योतिबा फुले कहते हैं या ज्योतिराव फुले, का पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंद राव फुले। ठीक है, महाराष्ट्र से थे ये। तो ये एक गरीब माली फैमिली से बिलोंग करते थे। इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टडी किया हिंदू धर्म के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनको स्टडी किया। व्हाट ही डिड, ही स्टडीड द हिंदू फिलॉसफी। ठीक है, हिंदू फिलॉसफी को समझना, ठीक है, समझने के लिए इसने ज्योतिबा फुले ने इन्होंने क्या किया, इसको स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद में ये कहते हैं कि हिंदू समाज में ब्राह्मण एक ऐसा सेक्शन है जो कि एंशिएंट टाइम से ही सोशल हायरार्की को डोमिनेट कर रहा है। तो सोशल हायरार्की जो है इसको डोमिनेट कर रहा है ब्राह्मण समाज। तो इन्होंने कहा कि ब्राह्मण्स जो हैं वो आपको एंशिएंट टाइम से ही देखने को मिलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, दे आर dominating the hierarchy of वर्ण सिस्टम। जो वर्ण हायरार्की है इसको डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ण हायरार्की में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय आते हैं, फिर हमें देखने को मिलेंगे कि वैश्य आते हैं और इसके बाद में शूद्र आते हैं। अगर हम वर्ण सिस्टम के हायरार्की को देखें तो इसमें इन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो है वो पहले से ही इस हायरार्की को डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेट करते हुए आ रहे हैं पास्ट से ही। ये बात की ज्योतिबा फुले ने। और ज्योतिबा फुले ने जो डिप्रेस्ड क्लासेस के मेंबर्स हैं, जो लोग हैं, उनसे कहा कि अगर आपको देखना है कि इस सब्जुगेशन का रीज़न क्या है तो आपको हिंदू धर्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि ये डोमिनेशन जो है, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, अगर इस चीज़ का रीज़न अगर आपको समझना है, देन यू हैव टू स्टडी हिंदू प्रिंसिपल्स। तो हिंदू प्रिंसिपल्स को स्टडी करना पड़ेगा, ये ज्योतिबा फुले कहते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों से, कि आप इन चीज़ों को स्टडी करिए, तब जाकर के आपको रीजंस मिलेंगे कि किस तरह से पास्ट से ब्राह्मण जो हैं वर्ण हायरार्की को किस तरह से डोमिनेट करते आ रहे हैं, मैनिपुलेट करते हुए। तो मैनिपुलेट किया इन्होंने। तो अब देखिए इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि जो ज्योतिबा फुले हैं आगे चल करके काफ़ी रेडिकल रिफॉर्मर के रूप में सामने आएंगे, काफ़ी रेडिकल रिफॉर्मर अपने आप को प्रूव करेंगे जब ये कहते हैं कि वर्ण सिस्टम को टोटली ख़त्म कर देना चाहिए, इलिमिनेट कर देना चाहिए। सो व्हाट ही सेड,
ही आस्क्ड फॉर द एनाइलेशन, इसको एलिमिनेशन ऑफ वर्ण सिस्टम कहेंगे, एलिमिनेशन ऑफ वर्ण सिस्टम, यानी वर्ण सिस्टम जो है इसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। एलिमिनेट की जगह पे आप इसे कह सकते हैं कि इसे एंड कर देना चाहिए। दिस वॉज द चीफ डिमांड ऑफ ज्योतिबा फुले। तो ज्योतिबा फुले जो हैं तो समय के साथ में काफ़ी हाईली रेडिकल रिफॉर्मर के रूप में उभरते हैं, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस को, उनके राइट्स को एडवोकेट करने के लिए, उनके राइट्स की डिमांड करने के लिए उन्होंने कहा कि अगर हम चाहते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं यानी शूद्र जो हैं अगर उनके स्टेटस को अगर हमने इम्प्रूव करना है देन वर्ण सिस्टम को टोटली एंड कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। और यहाँ से आगे ज्योतिबा फुले क्या करते हैं कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस के मेंबर्स हैं उनको कन्विंस करने के लिए कि किस तरह से आप इस गुलामी की जंजीरों से खुद को दूर रखें, इस चीज़ के लिए ये एक लिटरेरी वर्क, एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है गुलामगिरी, और ये लिखते हैं 1873 में। ज्योतिबा फुले ही रोट गुलामगिरी in 1873. This was a literary work written by ज्योतिबा फुले। तो 1873 में इन्होंने गुलामगिरी लिखा, जहां पर वो एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से आप खुद को ब्राह्मणों की गुलामी से खुद को दूर रख सकते हैं। और इसके साथ में ही इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सत्य शोधक समाज यानी ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी, 1875 में उन्होंने इस्टेब्लिश की। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया, ही इस्टेब्लिश्ड सत्य शोधक समाज, ट्रूथ सीकिंग सोसाइटी। He established सत्य शोधक समाज and the year was 1875 when he established Satya Shodhak Samaj, that means truth seeking society। तो सत्यशोधक समाज क्या था, सत्यशोधक समाज जो था इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, जो भी हिंदू धर्म के, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं किस तरह से उनको हमें सर्च करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए, उस चीज़ के लिए इन्होंने क्या किया, ही इस्टेब्लिश्ड सत्यशोधक सोसाइटी यानी सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड टू सर्च and promote truth about हिंदुइज्म। तो हिंदू धर्म से रिलेटेड, ठीक है, जो ट्रूथ है उसको सर्च और प्रमोट कैसे किया जाए, इस चीज़ के लिए इन्होंने इस्टेब्लिश किया महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज इन द ईयर 1875। और हमें देखने को मिलेगा कि सत्यशोधक समाज जो है ये आगे चल कर के जो डाउनट्रोडन सेक्शंस है यानी डिप्रेस्ड क्लासेस है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ समय तक काफ़ी अच्छे से ये मूवमेंट चलेगा, लेकिन आगे चल कर के इस ऑर्गेनाइजेशन को तब जाके झटका लगेगा जब ज्योतिबा फुले की डेथ हो जाती है। तो इसके बाद में हमें देखने को मिलेगा कि एक तगड़ा झटका लगता है डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट को, जो कि सबसे पहले चलाई ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। तो इसको उनकी डेथ के बाद में इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लीड करने वाला कोई नहीं होता, और हमें देखने को मिलेगा कि आगे चल कर के इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से ही यानी कोल्हापुर महाराष्ट्र से ही एक और रिफॉर्मर देखने को मिलेंगे जो हैं शाहजी महाराज। तो नेक्स्ट रिफॉर्मर इज शाहजी महाराज, और ये शाहजी महाराज भी महाराष्ट्र से ही हैं, ये हैं कोल्हापुर से, कोल्हापुर महाराष्ट्र, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने री इस्टेब्लिश किया सत्यशोधक समाज को 1913 में, ही री इस्टेब्लिश्ड सत्यशोधक समाज
समाज इन 1913। तो 1913 में फिर से सत्यशोधक समाज को री इस्टेब्लिश करते हैं एक और रिफॉर्मर जिनका नाम है शाहजी महाराज। लेकिन शाहजी महाराज जो है समय के साथ में फूले के जो भी प्रिंसिपल्स थे उनसे डिविएट हो जाते हैं, उनसे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि शाहजी भोंसले क्या करते हैं, ये भी चाहते हैं कि जो स्टेटस ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस या शूद्र जो हैं ये स्टेटस क्या किया जाए, इसको इम्प्रूव किया जाए। तो जो प्रिंसिपल्स ज्योतिबा फूले के थे उनसे हट करके ये थोड़ा काम करेंगे, लेकिन ज्योतिबा फूले के ही सत्यशोधक समाज को इन्होंने री इस्टेब्लिश किया। अब ये डिप्रेस्ड क्लासेस यानी शूद्रों के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए ये क्या कहते हैं, ये डिमांड करते हैं कि वर्ण सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स किए जाएं। ही डिमांडेड रिफॉर्म्स इन वर्ण सिस्टम एंड ही डिमांडेड क्षत्रिय स्टेटस इन वर्ण सिस्टम इटसेल्फ, यानी वर्ण सिस्टम में रहते हुए ही शूद्रों को क्षत्रिय जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए। ही डिमांडेड रिफॉर्म्स, तो ये रिफॉर्म्स चाहते थे वर्ण सिस्टम में, जहां पर वर्ण सिस्टम में ही एडवोकेटेड फॉर क्षत्रिय स्टेटस, कि हमें शूद्रों को क्षत्रिय स्टेटस दे दो, क्षत्रियों के बराबर का स्टेटस दे दो, ठीक है, इस वर्ण के बराबर का। तो ठीक है, मतलब वर्ण सिस्टम को एनाइलेट यानी इसको एंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पर ज्योतिबा फुले चाहते थे कि वर्ण सिस्टम को एंड कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, तो हमें देखने को मिलेगा कि शाहजी महाराज जो हैं ये कहते हैं कि वर्ण सिस्टम को ख़त्म करने से बेटर है इसको हम रिफॉर्म ही कर देते हैं और हमें क्षत्रिय स्टेटस दे देना चाहिए। दिस वॉज द चीफ डिमांड ऑफ शाहजी महाराज। और शाहजी महाराज आगे चल करके शूद्रों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की भी मांग करते हैं। जब 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, या जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, उनके अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा कि सिखों और क्रिश्चियंस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है। तो इस समय ये जो है शाहजी महाराज ये क्या करते हैं, ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इन्होंने मांगा सेपरेट इलेक्टोरेट। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी। इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, जो मेंबर्स, वो डिप्रेस्ड क्लासेस के होंगे और इसके अलावा जो वोटर्स होंगे वो भी सिर्फ डिप्रेस्ड क्लासेस के ही होंगे। दिस इज सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। तो अब देखिए, हमें देखने को मिलेगा कि समय के साथ में डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट आगे जरूर बढ़ी, लेकिन जो मूवमेंट डिप्रेस्ड क्लासेस की ज्योतिबा फुले ने स्टार्ट किए थे उनको डाइल्यूट कर दिया किसने, शाहजी महाराज ने। अब हम डिस्कस करेंगे कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, साउथ इंडिया में किस तरह से डिप्रेस्ड क्लास मूवमेंट चलेगा। तो देखिए, सदर्न इंडिया में हमें देखने को मिलेगा, सदर्न इंडिया में यानी साउथ इंडिया में हमें देखने को क्या मिलेगा कि यहाँ पर दो सोशल ग्रुप्स थे सिर्फ, ठीक है। और एक सोशल ग्रुप इनमें से आपको ब्राह्मण्स का देखने को मिलेगा और दूसरा सोशल ग्रुप आपको शूद्रों का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बहुत पहले से एंशिएंट टाइम से ही देखने को मिलेगा और उनके इस डोमिनेशन के खिलाफ रिएक्ट करेंगी डिप्रेस्ड क्लासेस इस समय। तो यहाँ पर आपको दो सोशल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, एक तरफ आपको ब्राह्मण्स देखने को मिलेंगे इस समाज में और दूसरी तरफ ब्राह्मण्स के साथ में आपको शूद्र देखने को मिलेंगे, ठीक है। और शूद्रों का मानना यह है कि ब्राह्मण्स का डोमिनेंस रहा है, ठीक है, इसलिए शूद्र जो है इस डोमिनेंस के खिलाफ में रिएक्ट करते हैं इस समय, ठीक है। और हमें देखने को मिलेगा कि सदर्न इंडिया में भी पर्टिकुलरली ये जो मालाबार का रीजन है, ये वाला कोस्ट जो है, ये वाले रीजन में हमें एक लीडर इमर्ज होते हुए देखने को मिलेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस के, जिनका नाम है श्री नारायण गुरु। तो यहाँ पर आपको शूद्रों के एक इंपॉर्टेंट लीडर देखने को मिलेंगे हुज नेम वाज श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु कहाँ से थे, मालाबार से थे, ही वॉज फ्रॉम मालाबार। अब श्री नारायण गुरु जो हैं ये भी ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट
आवाज उठाते हैं। और उस समय आपको पता है कि शूद्रों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, यानी टेंपल में एंटर करने का राइट शूद्रों को नहीं था। इसलिए श्री नारायण गुरु क्या करते हैं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ही इस्टेब्लिश्ड मैनी टेम्पल्स, ही इस्टेब्लिश्ड टेम्पल्स फॉर शूद्रों के लिए ये क्या करते हैं, मंदिर इस्टेब्लिश करते हैं। और इस समय आपको देखने को मिलेगा कि इनके इस काफ़ी हाईली रेडिकल स्टेप के कारण ब्राह्मणों का, ठीक है, जो वर्चस्व था, ठीक है, उनका जो स्टेटस था उसको काफ़ी तगड़ा झटका लगता है, क्योंकि ब्राह्मण ही एक प्रीस्टली क्लास थी, ठीक है, जिन मंदिर उनके कंट्रोल में हुआ करते थे। तो अभी इन्होंने अलग से, श्री नारायण गुरु ने शूद्रों के लिए अलग से टेम्पल्स जो है वो इस्टेब्लिश किए, क्योंकि शूद्रों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, इसलिए अलग से इनके लिए टेम्पल्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर लिए। इसलिए ब्राह्मणों की जो हेजेमनी थी तो उसको तगड़ा झटका लगेगा इस समय साउथ इंडिया में। तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि श्री नारायण गुरु क्या करते हैं, 1902 में इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस्टेब्लिश की। ही इस्टेब्लिश्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया एट द ईयर वॉज 1902 व्हेन ही इस्टेब्लिश SNDP। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, श्री नारायण धर्म परिपालना, जिसे कहा जाता है SNDP योगम। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी श्री नारायण गुरु ने सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में एंड द ईयर वाज 1902 व्हेन दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड। यही ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, मंदिरों को इस्टेब्लिश भी करेगी और उनको मैनेज भी करेगी। दिस SNDP, दिस ऑर्गेनाइजेशन SNDP योगम, दिस वुड नॉट ओनली इस्टेब्लिश टेम्पल्स बट ऑल्सो मैनेज टेम्पल्स इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये मंदिर जो होंगे ये स्पेशली किसके लिए होंगे, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए होंगे। और इन स्टेप्स के कारण हमें देखने को मिलेगा कि डिप्रेस्ड क्लासेस के जो मेंबर्स होंगे, जो लोग होंगे, उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस जाग जाएगी, जहां पर आगे हमें देखने को मिलेगा कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में आगे चल करके एक मूवमेंट आएगी। दैट मूवमेंट वाज टेम्पल एंट्री मूवमेंट। तो एक मूवमेंट भी चलता है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, दैट मूवमेंट वाज टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ये डिप्रेस्ड क्लासेस के द्वारा चलाया गया है ये टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और ये मूवमेंट आपको उस समय देखने को मिलेगा जिस समय गांधी जी चला रहे थे एक मूवमेंट जिसका नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 से स्टार्ट होकर के 1934 तक चला था। ये आपको याद रखना है कि ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था, 1934 में ये ख़त्म हुआ। और इसी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान हमें देखने को मिलेगा कि सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में डिप्रेस्ड क्लासेस के द्वारा एक मूवमेंट चलाया जाता है, दैट वाज टेम्पल एंट्री मूवमेंट की। जो डिप्रेस्ड क्लासेस जो शूद्र हैं उन्हें टेम्पल में एंटर करने का अधिकार दिया जाए। और गांधी भी इस मूवमेंट को, डिप्रेस्ड क्लासेस यानी शूद्रों की इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है अंग्रेजों के विरुद्ध स्टार्ट हो जाती है, यानी डिप्रेस्ड क्लासेस भी गांधी को सपोर्ट करते हैं। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी कि स्टार्ट हो जाएगी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में भी। तो इससे आगे जो भी डिप्रेस्ड क्लासेस का एवोल्यूशन हुआ, जिस तरह से उन्होंने रिफॉर्म्स लाए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।